हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो क्लास। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है। इस टॉपिक में हम लोग जो जो डिस्कस करने वाले हैं उसको हम लोग पहले एक ब्रीफ में उनको नाम ले लेते हैं। हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स, जिस स्टेप से फोटोसिंथेसिस होते हैं। साथ ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के, और अंत में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इन टॉपिक्स को हम लोग क्रिस्टल क्लियर करेंगे। बुक्स में जो दे रखे हैं उनसे एक स्टेप हम लोग आगे जाएंगे, पर बुक को ही स्टैंडर्ड मान के हम लोग चलेंगे। और यहाँ पे हम लोग लास्ट में कुछ क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, कुछ टॉपिक्स इंटरेस्टिंग करने वाले हैं जो कि बुक में नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। तो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसे कि हम लोग एक बात जानते हैं पहले से ही, से जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक सोचे क्या सिर्फ प्लांट्स ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। ऐसे और भी ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, पर जरूरी नहीं वो फोटोसिंथेसिस ही करे। इसको हम लोग समझते हैं इस स्लाइड में। जैसे कि हम लोग जानते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब खाना पीना खाने का एक तरीका है, जहां पे क्या होता है ऑर्गेनिज्म अपने फूड को प्रिपेयर करता है सिंपल इनऑर्गेनिक चीजों को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। शॉर्ट में इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन ना हो। पर अगर हम इसको देखें CO2, तो सर यहाँ तो कार्बन है, लेकिन कार्बन होने का मतलब होता है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे CH4। इस वाले में क्या है, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड में है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक। पर जहां पे कार्बन जो है वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में हो या हो ही नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक। तो ये है ऑर्गेनिक और ये है इनऑर्गेनिक। तो प्लांट्स सिंपल इनऑर्गेनिक चीजों का यूज करके एक ऑर्गेनिक केमिकल बनाते हैं जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं या फूड कहते हैं प्लांट का, जो कि आगे चल के हम लोग उसे और भी नाम देंगे स्टार्च, जो कि स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज का। तो हम लोग इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। जैसे कि हम पहले ही बोले इस टॉपिक में से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता ग्रीन प्लांट्स के द्वारा। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। पहला एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, दूसरा एग्जांपल अलगी, जो कि हम कह सकते हैं प्लांट्स का ही एक टाइप है। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, सम बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया में हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेके चलने वाले हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग एक और नाम देते हैं, जिसे हम लोग देते हैं BGA। BGA का फुल फॉर्म होता है ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी इसलिए कहते हैं, ये है साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन अलगी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी कुछ खूबियां जो होती है वो अलगी की तरह होती है। अलगी मीन्स प्लांट के सबसे सिंपलेस्ट प्लांट्स, जो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये भी ऐसे बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये तो एक हो गए बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ये ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करता ही है। लेकिन हम लोगों ने एक यहाँ पे एक चीज दे रखा है, एक हम लोगों ने गाय का पिक्चर दे रखा है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे एक नाम दे रखा है मिथेनोजेंस। ये क्या होते हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं। होता ये है, फोटोसिंथेसिस एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पर सिर्फ वही ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है। हम लोग यहाँ पे रब करके इस बात को समझा रहे हैं। जैसे कि ध्यान देंगे सभी को यहाँ पे,
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पर यहाँ पे जो मोड है ये अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। जैसे ऑटोट्रॉफिक के हम लोग बेसिकली दो भाग यहाँ पे कर रहे हैं। एक हम लोग बोल रहे हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक। इसके अंदर हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स, साथ ही साथ अलगी और साइनोबैक्टीरिया। लेकिन इनके अलावे और भी चीजें होती हैं। इनके अलावा जैसे फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अलावे एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड फॉर यहां समझेंगे न्यूट्रिशन। तो एक और होता है न्यूट्रिशन का तरीका जिसे बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो कि बैक्टीरिया से ही बिलोंग करते हैं, बैक्टीरिया ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं, जिसे आर्किया बैक्टीरिया या आर्किया हम लोग बोलते हैं, वो कुछ चीजें ऐसी बनाती है जिसके बनने के बाय प्रोडक्ट में एनर्जी भी आता है। उस एनर्जी का इस्तेमाल करके वो जिंदा रहते हैं। क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेसिक है, बहुत ज्यादा छोटे जीव हैं, तो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए वो सिंपल चीजों को बना के भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है मिथेनोजेंस के बारे में। मिथेनोजेंस के मीनिंग ही है यहाँ पे मिथेन को बनाने वाले। तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आर्किया है, ये आर्किया से बिलोंग करते हैं, बहुत ज्यादा प्रिमिटिव बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, मीथेन बनाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। जो इस बनने में जो एनर्जी निकलती है वही ये इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये पाए जाते हैं जो रेमिनेंट्स होते हैं, जो मवेशी होते हैं, गाय भैंसे होते हैं, उनके आंतों में पाए जाते हैं, गट्स में पाए जाते हैं। तो इस स्लाइड में हम बस ये समझाना चाहते हैं, सभी को ये समझाना चाहते हैं से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मीनिंग सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं होता, केमिकल्स बना के भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किया जा सकता है, और ऐसे को हम लोग बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपने बेसिक न्यूट्रिशन को जो प्लांट्स करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस, इसको हम लोग और समझते हैं अच्छे से। तो हम देखने वाले हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में। क्लास 10th के लेवल के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो जो इससे पहले हम लोग डेफिनेशन किए थे वही डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस का, बस यहाँ पे माइनर सा चेंज हम लोग कर दिए हैं। देखेंगे सभी कोई। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स, अलगी और कुछ बैक्टीरिया, जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी साइनोबैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। और ये खाना जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो ये क्या है, ग्लूकोज। कैसी कैसी चीजों को यूज करके, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज करते हैं, और साथ साथ किसको यूज करते हैं, वाटर को। और बाई प्रोडक्ट के रूप में हम लोग क्या निकाल देते हैं, ऑक्सीजन को निकाल देते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। तो ये है फोटोसिंथेसिस। जैसा कि डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्या दिखाया गया है, एक हम लोग सनफ्लावर का प्लांट लिए हुए यहाँ पे। इस चीज को समझाने के लिए प्लांट्स किन किन चीजों का यूज करती है और क्या चीजें प्रोड्यूस करती है। एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट जो होते हैं जमीन से क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सनलाइट से सन की एनर्जी लेते हैं और इसे कन्वर्ट कर देते हैं शुगर में जो कि ग्लूकोज है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन देते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। हम अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन का। ये जो प्रोसेस है इसे हम इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसे। जैसे कई बार पूछा जाता है गिव द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो हम लोग इसी टॉपिक को लिखने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहां हम लिखने वाले हैं एक इक्वेशन। हम लोग ने कहा प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, किन किन के प्रेजेंस में, तो सनलाइट, क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बना लेते हैं ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देती है। तो ये है फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। अब ये इस इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, या हम ये कहें
ये चीजें इसमें कन्वर्ट कैसे हो गई इनके सहारे, यही हम समझते हैं अगले स्लाइड में, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेप्स या मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि एनसीईआरटी में कई बार पूछा गया है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया एनसीईआरटी अकॉर्डिंग, तो इसे हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, काफी अच्छे से समझेंगे स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो यहाँ पे भी एक रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस का। जैसा कि हम देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है सनलाइट और क्लोरोफिल के सहारे, और कन्वर्ट हो जा रहा है ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। ये चीजें होती कैसे है इसको हम लोग समझते हैं, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं इस बात को, और हम फिर डायग्रामेटिकली समझाते हैं कैसे ये चीजें होती है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट absorption of sunlight by chlorophyll. क्लोरोफिल सेकेंड स्टेप काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे दो चीजें एक साथ हो रही होती है, इसीलिए यहाँ पे भी ध्यान देंगे। सेकेंड स्टेप में होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, ई फॉर एनर्जी हम लोग समझेंगे, इनटू केमिकल एनर्जी एंड, यहां पे इंपॉर्टेंट बात, एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये दो स्टेप्स होते हैं सेकेंड स्टेप में, मतलब सेकेंड स्टेप में ही दो चीजें होती है, एक होता है कन्वर्जन और दूसरा होता है फोटोलाइसिस। अभी हम लोग समझेंगे इसको। यहाँ पे थर्ड स्टेप, अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो यहाँ बस एक सिंपल स्टेप होता है, वो होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। ठीक है, तो ये रहे स्टेप्स, तीनों स्टेप्स जो एनसीईआरटी में एज इट इज लिखे गए हैं, और ये एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते समझते हैं, इस बात को समझने के लिए हम एक अलग सा एक कलर ले रहे हैं यहाँ पे, सभी को देखेंगे यहाँ ध्यान से। तो स्टेप्स क्या है हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला स्टेप ये रहा, सनलाइट की जो रेज है या सनलाइट है वो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। क्लोरोफिल के द्वारा जब एब्जॉर्ब किया गया तो ये जो क्लोरोफिल है ये एक्टिवेट हो जाते हैं, हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे इसमें से। एक्टिवेट होने के बाद ये H+ आयन में बदल जाते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये H+ आयन में बदल जाते हैं। सबसे पहला स्टेप ये हुआ, से क्लोरोफिल ने क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। सेकेंड स्टेप ये होना है, यहाँ पे क्लोरोफिल जो एक्टिवेट हो चुका है ये क्या करती है, मतलब क्लोरोफिल सेकेंड स्टेप में क्या करेगी, जो सन की लाइट एनर्जी है इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, केमिकल एनर्जी में। अब ये केमिकल एनर्जी जो कि एक्टिवेटेड क्लोरोफिल के रूप में यहाँ नजर आ रही है, ये क्या करेगी, वाटर को स्प्लिट कर देगी दो चीजों में। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं वाटर को किन भागों में स्प्लिट करना है। यहाँ पे तो वाटर को दो चीजों में स्प्लिट हो जाएगा, वाटर यहाँ पे दो चीजों में स्प्लिट हो जाएगा, एक होगा हाइड्रोजन में और एक होगा ऑक्सीजन में। यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और एक बात समझते हैं। हम इस इक्वेशन में देख रहे होंगे यहाँ पे ऑक्सीजन, ये वाला पार्ट। तो एक क्वेश्चन आता है, से द ऑक्सीजन लिबरेटेड इन द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, जो ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है यहाँ इस इक्वेशन में वो आता कहां से है, तो हम लोग इसका आंसर करते हैं फ्रॉम द सेकेंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं। ये जो ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है ये वही ऑक्सीजन है जो वहां पे है। तो इसका अब कोई काम है नहीं इस इक्वेशन में, तो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, निकल जाता है यहाँ से और ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, जो हमें रेस्पिरेशन करने में मदद करेगा इन एनिमल्स। तो ये ऑक्सीजन तो चला गया,
अब जो बच गया ये हाइड्रोजन, इसके बारे में देखेंगे ध्यान से। ये जो हाइड्रोजन बचा हुआ है यहाँ पे, ये क्या करता है, ये जाके रिएक्ट करता है या कंबाइन हो जाता है इसके साथ, मतलब यहाँ पे ऐड हो जाता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर हाइड्रोजन या किसी भी चीज के साथ हाइड्रोजन अगर ऐड होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। इसीलिए यहाँ पे इक्वेशन में जो थर्ड स्टेप है उसमें लिखा गया है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें पता है सभी को, C6H12O6। तो यहाँ पे सभी को एक बार देखेंगे ध्यान से, यही है ये जो फोटोसिंथेसिस है इसका एक्सप्लेनेशन, इसका स्टेप एक बार फिर से रिपीट हम लोग कर रहे हैं जल्दी जल्दी। होता ये है, सबसे पहला स्टेप होता है सनलाइट की एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल एक्टिवेट होते हैं और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो केमिकल एनर्जी है इसका इस्तेमाल क्लोरोफिल करता है हाइड्रोजन को, ये वाटर को स्प्लिट करने में इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इस इक्वेशन में जो हम ये ऑक्सीजन देख रहे हैं जो लिबरेट हो रहा है यहाँ से, या निकल रहा है, ये वही ऑक्सीजन है जो यहाँ से निकल जाएगा, इसका काम खत्म। अभी जो हाइड्रोजन बच गए ये कंबाइन हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, और किसी भी चीज में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम लोग इसे रेफर करते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, या हम कह ले आगे चल के ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में। ओके एवरीवन, अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं इस चीज में। अब हम लोग समझने वाले हैं, हम ये तो समझ गए फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, अब हम ये समझने वाले हैं फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं टॉपिक जिसे बोलते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो यहाँ देखेंगे सभी कोई। अगर हम सेफ जोन में आंसर करना चाहें तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो भाई फोटोसिंथेसिस होता है लीव्स में। लीव्स में कोई पूछे कहाँ पे होता है तो हम आंसर करते हैं कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ये जो डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम है, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक लीफ का क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है यहाँ पे, जो हम लोग डायग्राम बना के भी देखेंगे। पर फिलहाल के लिए हम आंसर इस सवाल का आंसर करना चाहते हैं। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का अगर पूछता है तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा लीव्स। पर कोई ये भी तो आंसर कर सकता है भाई, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। तो क्या ये दोनों आंसर सही है, तो हाँ बिल्कुल दोनों आंसर सही है। बस इसको और ज्यादा 110% सही करने का एक तरीका है, बड़ा सिंपल। लीव्स के ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे क्लोरोप्लास्ट। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ऐसे अगर हम आंसर करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा, हम ये कह रहे हैं सो फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है। लीव्स में कहां पर होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में। और इसको आंसर करने का और तरीका है, हम आंसर करेंगे फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में, जो कि कहां पर होता है, तो लीव्स में होते हैं। तो इस तरह हम लोग अपने आंसर को 100% श्योर कर सकते हैं और कोई इसे काट नहीं सकता इस आंसर को। तो इस तरह हम आंसर करेंगे इस सवाल का। अब हम लोग समझते हैं, इसको और डिटेल में समझते हैं फोटोसिंथेसिस वास्तव में कहां होता है। तो ये अगर सभी को समझ में आ गया तो इसे रब करके हम आगे बढ़ते हैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। सबको ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर हम एक लीफ बनाते हैं यहाँ पे, और इस लीफ को हम क्या करते हैं, कट करते हैं। इस लीफ को हम क्या करते हैं, बीचों बीच से कट करते हैं। तो कट कर दिए। अब कट करने के बाद हम जो कटा हुआ पोर्शन है, अच्छा हम इसे फिलहाल हटा नहीं सकते, देखेंगे ध्यान से। कट करने के बाद ये जो कटा हुआ पोर्शन है इसे हम फिलहाल के लिए रब कर देते और हटा देते, रब करके हटा देते यहां से। अब हम ध्यान देंगे एक चीज यहाँ पे, अगर हम इस पत्ते को कट किए हैं तो अगर इसके हम क्रॉस सेक्शन को देखें तो पत्ता कुछ ऐसा नजर आएगा हमें, कुछ इस तरह पत्ता हमें नजर आएगा। और अगर इस पत्ते को ऐसे पकड़ के हम क्या करें, ऐसे देखें, इधर से देखें, सामने से देखें इस वाले पार्ट को, तो हमें पत्ता कुछ ऐसा नजर आएगा। ये अपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट। और हम सभी को पता है पत्ते के लोअर पार्ट में पाए जाते हैं स्टोमाटा, जिसके बारे में हम इसके आगे के स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स के साथ। तो अगर हम बात करते हैं इस लीफ को, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, तो एक अपर लेयर होगा,
एक लोअर लेवल लेयर होगा। इस तरह ढंग से बना लेते हैं हम लोग। ये रहा अपर लेयर, ये रहा लोअर लेयर। दोनों ही लेयर्स को हम लोग एपिडर्मिस नाम दे सकते हैं। तो ये रहा अपर एपिडर्मिस और ये रहा लोअर एपिडर्मिस। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था से जो प्लांट्स होते हैं उसके बेस में पाया जाता है स्टोमेटा। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टोमेटल पोर बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये रहे स्टोमेटल पोर यहाँ पे और एक यहाँ पे, बस दो हम लोग बनाते हैं फिलहाल। ये जो हम बना रहे हैं फिलहाल, ये थोड़ी देर में समझ में आएगा। ये हम लोग बना रहे हैं वास्तव में गार्ड सेल बना रहे हैं। ओके, तो ये फर्स्ट लेयर अपर और ये सेकेंड लास्ट लेयर नीचे का। अब हम देखेंगे एक और चीज, यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होता है अपर लेयर पे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। इसे हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। अपर लेयर वैक्सी लेयर होता है क्यूटिकल। फिर नीचे भी एक वैक्सी, हल्का सा वैक्सी लेयर होता है। ये ज्यादा मोटा नहीं होता नीचे वाला, पर होता है सेकेंड वैक्सी लेयर। हम इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ सेल्स मिलेंगे। और फिर हमें यहाँ भी कुछ और सेल्स मिलेंगे। हम लोग जो बना रहे हैं यहाँ पे, हम कुछ देर में इसके नाम बता रहे हैं, जस्ट वेट। ओके, ये हम लोग का डायग्राम कंप्लीट हुआ, जो कि यहाँ से मेल खा रहा होगा। हम लोग यहाँ पे एक बात समझने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे ना कुछ नंबरिंग करने वाले हैं। जैसे ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। बोर्ड एग्जाम्स में ये सवाल एज इट इज आया था से इन 1 2 3 4 इन चारों में से कौन से ऐसे पार्ट्स है या कौन से ऐसे सेल्स है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो आंसर है 2 and 3। तो इनके नाम क्या क्या है, थोड़ी देर के लिए इसे हम रब कर रहे हैं। ओके, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस सेकेंड वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं पैलिसेड मेसोफाइल और थर्ड वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं स्पंज मेसोफाइल सेल। अब ऐसा इसलिए बोलते हैं, दोनों के नाम में हम ये देखेंगे, इसे दोनों के नाम में ना मेसोफाइल नाम आ रहा है। मेसोफाइल का अर्थ है बीच में। तो किसके बीच में, तो हम अगर बात करें तो ये जो होते हैं फर्स्ट और जो फोर्थ है, ये नाम है तुम्हारे एपिडर्मिस के। एपिडर्मिस मतलब ऊपर वाले, तो अगर नीचे से देखे तब भी ऊपर, ऊपर से देखे तो ऊपर आ ही जाएगा। तो ये जो व्हाइट कलर से हम बनाए हैं ये है एपिडर्मिस। ये जो फोर्थ है ये भी एपिडर्मिस, इसके ऊपर क्यूटिकल का एक लेयर है, हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो वैक्सी लेयर है इसे हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। इसके बाद जो ये जो फर्स्ट लेयर दिखाई दे रहा है यहाँ पे सेल्स का, ये है एपिडर्मिस, ये है पैलिसेड मेसोफाइल सेल्स। उसके बाद ये जो नीचे छोटे छोटे जो गोले गोले स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये वाले जहां पे हम मार्क कर रहे हैं, ये सब है स्पंजी या स्पंज मेसोफाइल सेल्स।
और फिर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर क्या आ रहा है, यहाँ पे यहाँ देखेंगे ये है गार्ड सेल। अब गार्ड सेल की वजह से यहाँ पे एक चीज हमें दिखने को मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग या स्टोमेटल पोर, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे आई थिंक सभी को समझ में आया होगा ये बात, हम क्या यहाँ बनाना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे लीफ का एक क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, जैसे कि डायग्राम में दे रखा है यहाँ पे लीफ का एक क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे अगर लीफ को ऊपर से देखें तो लीफ ऐसा नजर आता है, लीफ को अगर नीचे से देखें नीचे का लेयर तो ऐसा नजर आता है। इसी लोअर लेयर में क्या होता है, स्टोमेटल ओपनिंग्स होते हैं या स्टोमेटा होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करते हैं थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देते हैं। कैसे करते हैं हम लोग समझते हैं थोड़ा। ये जो फिगर्स दो दिखाई दे रहे हैं ये हम लोग बता रहे हैं स्टोमेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम किसी पत्ते के लोअर साइड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। इस स्ट्रक्चर में ये जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये पॉइंट्स ओपन पॉइंट्स, ये है स्टोमेटा जिसको गार्ड कर रहे हैं यहाँ पे गार्ड सेल, मतलब जिसके चारों तरफ क्या है, गार्ड सेल लगे। ये दो गार्ड सेल, ये दो गार्ड सेल, ये दो गार्ड सेल। इस फिगर को हम लोग सिंप्लीफाई करके डायग्रामेटिकली अगर देखें तो ये है वो फिगर। हम यहाँ क्या देखेंगे, हम देखेंगे ये जो दो है ये है गार्ड सेल्स, मतलब ये एक गार्ड सेल, ये दूसरा गार्ड सेल। फिर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो पार्ट, ये जो पोर्शन है इसी को हम लोग बोल रहे हैं स्टोमेटा। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा है ये फिलहाल क्या है, तो ये ओपन है। और यहाँ जो स्टोमेटा है वो क्या है, यहाँ जो स्टोमेटा है वो क्या है, क्लोज्ड है। स्टोमेटा क्या है यहाँ पे, क्लोज्ड। तो जब स्टोमेटा ओपन होता है, जब स्टोमेटा ओपन होता है तो एक चीज होता है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करेगा, अंदर लेगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा बाहर। और जब स्टोमेटा क्लोज हो तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग एक बात समझते हैं, स्टोमेटा ओपन या क्लोज कैसे होता है। पहले इस बात को हम लोग समझते हैं। हम लोग यहाँ पे गार्ड सेल का एक इजी डायग्राम यहाँ बनाने वाले हैं, या स्टोमेटा का एक इजी डायग्राम बनाने वाले हैं। देखेंगे सभी कोई, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे दो। कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है स्टोमेटा के चारों तरफ जो सेल्स पाए जाते हैं उनके नाम बताइए, तो वो भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। हम लोग जो यहाँ स्काई कलर से दिखा रहे हैं यही है स्टोमेटा या स्टोमेटल पोर। ये जो स्ट्रक्चर है या ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। ये गार्ड सेल्स हम लोग बोलेंगे इसे। फिर ये जो सेल्स है जो गार्ड सेल के बगल बगल में है इसे बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। इसे हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। अब समझेंगे यहाँ पे ध्यान से स्टोमेटा ओपन या क्लोज कैसे होता है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो अगर इस स्ट्रक्चर को देखें, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को देखें, ऐसे होता ये है, जब स्टोमेटा क्या करता है, पानी को अंदर ले रहा होता है तो क्या होता है, स्टोमेटा जो होते हैं, जो गार्ड सेल होते हैं वो फूल जाते हैं। और गार्ड सेल जब फूलते हैं तो क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और ओपन जब होगा तो क्या करेगा, गैसेस एक्सचेंज कर पाएगा। लेकिन जैसे ही गार्ड सेल से, जैसे ही क्या होता है, गार्ड सेल से जैसे ही गार्ड सेल से क्या होता है, वाटर जो होता है निकल जाता है, तो गार्ड सेल जो होते हैं फ्लैसिड हो जाते हैं, मतलब ये एक तरह से पिचक जाते हैं और स्टोमेटा क्या होता है, बंद हो जाता है। अब यहाँ पे जो बुक्स में नहीं दे रखी क्लियरली वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है, ये पानी लेते ही क्यों है अंदर, या ये पानी छोड़ते ही क्यों है अंदर। इसके पीछे रीजन है एक आयन का।
उस आयन को हम लोग बोलते हैं K+ आयन, पोटेशियम आयन होता है वो। जब भी स्टोमेटा को ओपन होना होता है, ओपन होने का पर्पस मेन होता है गैसियस एक्सचेंज। जब गैसियस एक्सचेंज करना होता है तो होता ये है K+ आयन जो होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं पोटेशियम ये गार्ड सेल के अंदर। और जब K+ आयंस की मात्रा बढ़ जाती है इसके अंदर, तो बाहर और गार्ड सेल के अंदर वाटर डिफरेंस काफी हो जाता है। मतलब इसके अंदर एक कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम बनता है और बाहर जो होता है डाइल्यूट मीडियम। इस चीज को मेंटेन करने के लिए जो वाटर वो डिफ्यूज हो जाती है गार्ड सेल के अंदर, जिसकी वजह से गार्ड सेल होते हैं स्वेल हो जाते हैं। और जब गार्ड सेल स्वेल होते हैं तो स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और जब स्टोमेटा को बंद करने का समय आता है तो फिर से गार्ड सेल क्या करते हैं, पोटेशियम आयन को बाहर निकाल देते हैं। और काफी सारे पोटेशियम आयन जब बाहर निकल जाते हैं तो फिर से यहाँ पे क्या होता है, वाटर कंसेंट्रेशन का डिफरेंस आता है। अब बाहर कॉन्सेंट्रेटेड, अंदर डाइल्यूट, इस चीज को पूरा करने के लिए फिर से वाटर बाहर निकल जाते हैं, जिससे क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। और पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने वाटर को बचा लेते हैं, वाटर लॉस ना हो ऐसा ये भी करते हैं। और साथ साथ गैसियस एक्सचेंज हो जाए इसका वो ध्यान रखते हैं यहाँ पे। तो ऐसा करने से क्या होता है, पौधे जो क्या करते हैं अपना गैसियस एक्सचेंज पूरा करते हैं। पौधों को क्या मिल जाता है, उनको पौधों को मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। आई थिंक ये बात सभी को समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं वाटर के बारे में। से पौधे जो होते हैं वो वाटर कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे कोई इमेज नहीं है इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़े डायग्राम वाले काम ज्यादा है, तो होपफुली सभी को समझ में आ रहा हो। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पौधों को, प्लांट्स को ध्यान देंगे सभी को, यहाँ पे प्लांट्स को वाटर जो है वो दो तरीके से मिलती है। पहला जो है वो है ट्रांसपीरेशन, और दूसरा जो प्रोसेस है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। सभी को ध्यान से सुनेंगे। ट्रांसपीरेशन क्या होता है पहले इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। डेफिनेशन के तौर पे हम देखें तो ट्रांसपीरेशन को बोलते हैं लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द aerial parts of the plant। तो ये है ट्रांसपीरेशन का डेफिनेशन। अगर हम ये बात करें कैसे, तो अगर मान लेते हैं कोई लीफ है, तो लीफ में हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, लीफ में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। इससे पहले हम लोगों ने एक डायग्राम देखी थी, उस डायग्राम के हिसाब से हम एक बात और बताना चाहते हैं, वो ये है, यहाँ पे देंगे इन सभी को। यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात किया था से, ये जो एक क्रॉस सेक्शन है लीफ का, वहां हम क्या देखते हैं, ऊपर दो जो होते हैं एपिडर्मिस, फिर पैलिसेड मेसोफाइल, फिर यहाँ पे स्पंज मेसोफाइल। तो स्पंज मेसोफाइल में हम ध्यान क्या देंगे, हम यहाँ पे देख रहे होंगे काफी सारे ना खाली जगह होते हैं। ये जो खाली जगह होते हैं इसमें एयर भरा होता है जनरली, और वाटर भरा होता है। तो जैसे ही स्टोमेटा ओपन होता है, जैसे ही स्टोमेटा ओपन होता है ताकि वो गैसेस एक्सचेंज कर सके, तो एक चीज क्या हो जाता है, इसके अंदर जो वाटर भरा है वो रिलीज हो जाता है, वो निकलने लगता है, इवोपरेट होने लगता है। और हमें पता है इवोपरेट होने के लिए कोई खास टेम्परेचर नहीं चाहिए, किसी भी टेम्परेचर पे इवोपरेशन हो सकता है। तो यहाँ वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में निकलना स्टार्ट कर जाते हैं और ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो हम लोग डायग्राम से यहाँ देखेंगे तो होता ये है, ये जो टाइनी पोर्स है जो कि लोअर सरफेस की तरफ है, यहां से क्या होता है, वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में निकलने लगता है, वेपर के फॉर्म में उड़ने लगता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। तो
ट्रांसपीरेशन हम समझते हो कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लेकिन हम ना अभी ये नहीं समझे हैं कि ट्रांसपीरेशन की वजह से वाटर कैसे मिलता है प्लांट्स को, या लीफ को वाटर कैसे मिलता है। इसको समझने के लिए हम लोग नीट डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे सभी कोई। हम लोग यहाँ पे एक प्लांट बनाने वाले हैं, एक सिंप्लीफाइड प्लांट बनाने वाले हैं। तो ये हमारे प्लांट्स के रूट्स और ये उसके ब्रांचेस। डायग्राम इस तरह बनाने के पीछे एक रीजन है, ताकि हम चीजों को बढ़िया समझ सके, इसीलिए सबसे सिंपल डायग्राम बना रहे हैं। देखो यहाँ पे हम कुछ सेल्स बनाने वाले हैं। हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे एक हम लोग पौधा बनाया है और इस पौधे में क्या है, कुछ पत्ते हैं यहाँ पे। इन पत्तों से क्या होगा, जो वाटर है वो वेपर बन के उड़ेगा। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक बात समझा था जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ये जो पत्ते हैं ट्रांसपीरेट करेंगे और यहाँ से क्या होगा, वाटर लॉस होगा। जब ये वाटर लॉस होगा तो हम क्या देखेंगे, इन पत्तों से वाटर लॉस हो रहा है, तो इन पत्तों में ना क्या होगा, पानी की कमी आ जाएगी। जब इन पत्तों में पानी की कमी आएगी तो ये क्या करेंगे, अपने अगल बगल वाले सेल से क्या करेंगे, पानी लेंगे। तो आसान होने के लिए हम इन सेल्स को नंबरिंग दे देते हैं। हम लोगों ने 8 यहाँ पे सेल्स के नाम दे रखे हैं। होगा क्या, यहाँ से इस वाले पार्ट से पानी उड़ गया ऊपर, तो पत्तों में पानी की कमी हो गई। अब जब पत्तों में पानी की कमी हुई तो पत्ते क्या किए, सेल नंबर 1 से पानी ले लिए। सेल नंबर 1 में जब पानी की कमी होगी तो सेल नंबर 1 सेल 2 से पानी लेगा। जब सेल 2 में पानी की कमी होगी तो 3 से लेगा। 3 में कमी होगी वो 4 से, 4 में कमी होगा वो 5 से, 5 में कमी होगा वो 6 से, 6 में कमी होगा 7 से, 7 में कमी होगा वो 8 से, और 8 में अगर पानी की कमी होगी तो वो क्या करेंगे, अपने अगल बगल के ग्राउंड से क्या करेंगे, पानी को लेंगे। और इस तरह हो क्या रहा है, इस तरह वाटर का कंडक्शन होने लगेगा ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। तो हम लोगों ने एक बात क्या देखी यहाँ पे, ट्रांसपीरेशन कैसे वाटर को कंडक्ट करता है। अब हम लोग यहाँ पे एक और बात देखने वाले हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का मीनिंग क्या है, यहाँ पे पहले वो क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर में जो ऑस्मो वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है वाटर को, ये रिप्रेजेंट वाटर को करता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे वाटर की वजह से कुछ प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा। जहां पे ज्यादा पानी होगा वहां पे हाई प्रेशर, जहां पे कम पानी होगा वहां पे लो प्रेशर। तो ये कैसे होता है हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग एक और डायग्राम बनाने वाले हैं। इस बार हम लोग एक और बनाने वाले हैं डायग्राम। तो हम लोग बस यहाँ पे हम लोग को बस इसके रूट वाले पार्ट से काम है, तो हम लोग इतना ही ले सकते हैं डायग्राम के लिए। ये है ग्राउंड लेवल, ये है ग्राउंड, ये है ग्राउंड। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर क्या है, ये रूट हेयर्स है, ये रूट हेयर है। हम क्या देखेंगे यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे क्रिएट होता है इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा, कोई भी चीज जो होता है एनवायरनमेंट में हमेशा बैलेंस रहना चाहती है। तो एक बात हमें पता होगा, सिर्फ प्लांट्स को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खासतौर में मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ये करीबन 16 होते हैं, जिनमें से जो मेन कंपोनेंट होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इसीलिए एक खाद की कंपनी भी आती है जिसको बोलते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम।
तो काफी सारे मिनरल चाहिए होते हैं। तो जो मिनरल जो होते हैं ये क्या करते हैं, ग्राउंड से एब्जॉर्ब करते हैं। तो किसी कारण से इसके पास क्या हो गए, मिनरल्स आ गए इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ये जो मिनरल्स होते हैं आयंस के फॉर्म में मिलते हैं प्लांट्स को, तो ये मिल गए आयंस। ये आयंस क्या हुए, ग्राउंड से डिफ्यूज हुए इसके अंदर। जो वाटर था, जब वो वाटर एब्जॉर्ब होता है तो उस वाटर के साथ साथ क्या होता है, घुल के ये जो आयंस होते हैं वो इसके अंदर चले आते हैं। जब आयंस रूट के अंदर चले आते हैं तो यहाँ पे फिर वही चीज होता है, वाटर कंसंट्रेशन का डिफरेंस। अंदर जो है रूट के अंदर वो क्या है, वाटर ना काफी कम है क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, और रूट के बाहर क्या है, काफी पानी ज्यादा है क्योंकि अभी भी ये डाइल्यूट रहेगा। तो वाटर क्या करेगी, फिर से वाटर का जो स्वभाव वही है, वो बैलेंस करने के लिए क्या करेगी, वाटर यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करेगी। वाटर रूट हेयर के सहारे, ये इसी के सहारे मूव करेगी। बस सिंपल होने के लिए हम लोग इसको बना नहीं रहे, रूट हेयर के सहारे ये क्या करेगी, मूव करेगी। मूव करने की वजह से अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी काफी ज्यादा हो जाएगा। अब जब यहाँ पे पानी ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से वाटर का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब एक और चीज, यहाँ पे एक और चीज दिमाग लगाने वाली बात ये है कि सर ये आयंस मूव क्यों करेंगे, तो इसके पीछे एक रीजन ये है, एक तो भाई ये वाटर के साथ घुल के जा सकते हैं, दूसरा ये वाटर के साथ खींचे जा सकते हैं। वो हम लोग ऐसा कह सकते हैं से जबरन भी खींचे जा सकते हैं। जबरन खींचने का मतलब ये है, अगर हम एग्जांपल देते हैं यहाँ पे एक स्लाइड का, जो बच्चे जो पिछल पिछल के खेलते हैं उसके हम एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं एक स्लाइड बना रहे हैं हम लोग, ये एक स्लाइड है। इस स्लाइड पे अगर हमें ये कहा जाए से हमें यहाँ पे चढ़ने के बाद, यहाँ पे अगर हम है मान लेते हैं, यहाँ पर अगर हम हैं और हमको नीचे पिछलना हो, नीचे पिछलना हो, तो क्या हमें एनर्जी खर्चा करना होगा, तो हमें एनर्जी नहीं खर्चा करना होगा। अगर हम इस पॉइंट से नीचे जाना चाहते हैं तो बिना एनर्जी खर्चा किए हम जा सकते हैं। इस तरह के ट्रांसपोर्ट को, इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं, इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं बहुत सारे खुरपाती बच्चे भी होते हैं, वो क्या करते हैं, स्लाइड को ना ऐसे नहीं, ऐसे चढ़ के नहीं पिछलेंगे, वो इधर से चढ़ेंगे पकड़ पकड़ के। तो उस समय नोट करेंगे हम लोग भी काफी बार किए होंगे ऐसा। तो उस समय नोट करेंगे क्या, हमें काफी एनर्जी खर्चा करना होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो हमें एनर्जी देना पड़ता है, ऐसे ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एनर्जी खर्चा करना पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जहां पे एनर्जी खर्चा हो रहा हो मूवमेंट के लिए उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, आयंस काफी जरूरी है प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स क्या करेंगे, अपनी एनर्जी खर्चा करके आयंस को खींचेंगे अपनी तरफ, और जब वो आयंस को अपनी तरफ खींचते हैं तो क्या होता है, अंदर में काफी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है आयंस का। इस चीज को फिर फुलफिल करने के लिए वाटर जो होती है वो रश करती है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर की फिर अमाउंट बढ़ जाती है, और जब वाटर अमाउंट बढ़ेगा तो वाटर ऊपर ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा। तो ये हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे, हम लोग पढ़े ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा जिसकी वजह से वाटर कंडक्शन आगे होगा। आई थिंक ये पॉइंट भी समझ में आया सभी को। तो अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और देखते हैं, डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, डेजर्ट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एक इंटरमीडिएट फेज में होता है। मतलब सारे काम जो होते हैं, जैसे सनलाइट को ऑब्जर्व करना, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ऑब्जर्व करना, उसका यूज करना, ये एक के बाद एक हो जरूरी नहीं है। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है, डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स एक मैकेनिज्म का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस का, जिसे हम लोग बोलते हैं कैम मैकेनिज्म। कैम मैकेनिज्म का मतलब है कार्सुलेशियन एसिड मैकेनिज्म, CAM सॉरी। इसमें क्या होता है, एक हम लोग छोटे से डायग्राम से इस बात को समझेंगे भी। और इसमें होता ये है, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो दिन के समय इसमें इन CAM, इसमें क्या होता है, डे टाइम में पौधों के जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या होते हैं, स्टोमेटा क्लोज होते हैं।
स्टोमेटा क्लोज्ड, पौधों के स्टोमेटा क्लोज्ड होते हैं। और नाइट टाइम में स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं ओपन। तो जब स्टोमेटा ओपन होता है तो इससे क्या फर्क होता है, जब स्टोमेटा नाइट के समय में ओपन होता है तो करते क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन नाइट के समय तो लाइट होता नहीं है, तो ये फोटोसिंथेसिस उस समय नहीं करते, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था वो रात को ही ले लेते हैं। और जब ये रात को, अब यहाँ देखेंगे हम लोग इस डायग्राम पे, जब वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को वो मिलेट में कन्वर्ट कर देते हैं। मिलेट क्या होता है, 4 कार्बन एटम एक मॉलिक्यूल होता है। आगे चल के कुछ एंजाइम्स के सहारे ये इसे मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि प्लांट्स के वैक्यूल में स्टोर रहता है पूरी रात। अब जब दिन होता है तो ये मैलिक एसिड फिर से कन्वर्ट होता है मैलेट में, और मैलेट फिर से कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि चला जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और जो प्रोसेस नॉर्मली फिर होता है जैसे बाकी पौधों में, वैसे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो जाएगा इसके थैलाकोइड में। थैलाकोइड वो जगह है जहाँ पे लाइट रिएक्शन होते हैं। इसके ये जो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन हम बोले हैं, ये हम लोग समझेंगे, थोड़ी देर में समझेंगे इस बात को। तो आई थिंक ये बात समझ में आया होगा। डेजर्ट प्लांट्स में डिटेल इसके बारे में हम बता दें, अभी हम इसलिए नहीं ज्यादा बता रहे डिटेल, क्योंकि इसके जो डिटेल्स है ये है क्लास 11th के। फिर भी क्लास 10th के हिसाब से जितना हमको बताना चाहिए था हम ये काफी बता चुके हैं। यहाँ ध्यान देंगे सभी को, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ पे डेजर्ट प्लांट्स में क्या होते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है फोटोसिंथेसिस का। इसमें क्या होता है, डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज होते हैं, नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं। यहाँ पे जब नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और इसे क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। कहाँ पे स्टोर करते हैं, अगर ऐसा पूछा जाए तो उनके वैक्यूल्स में स्टोर करते हैं। प्लांट्स अपने वैक्यूल में स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो मैलिक एसिड के फॉर्म में स्टोर करते हैं। क्या होता है ये प्रोसेस, नाइट को कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया, मिलेट में बदला गया, जो कि 4 कार्बन एटम एक मॉलिक्यूल है। इसे फिर मैलिक एसिड में बदला गया, ये भी मैलिक एसिड भी 4 कार्बन एटम ही है। दिन के समय में जो वैक्यूल में जो मैलिक एसिड जमा है ये कन्वर्ट हो जाता है फिर से मैलेट में, और ये चला जाता है दिन के समय क्लोरोप्लास्ट में। जैसे नॉर्मली सभी फोटोसिंथेसिस करते हैं वैसे ये भी डेजर्ट प्लांट्स करते हैं। तो यहां तक हम लोग लगभग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हम लोग करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक देखने वाले हैं। एनसीईआरटी में एक वर्ड दे रखा है, उस वर्ड को ये है वो वर्ड ज़ेरोफाइट्स। कलर हम लोग बदल देते इसका, वो वर्ड है ज़ेरोफाइट्स। तो ज़ेरोफाइट बोले या हम लोग बोले हाइड्रोफाइट्स, ये होते क्या है, तो प्लांट्स को बांटा गया है हैबिटेट के बेसिस पे। मतलब कि ये पढ़ के समझ में आ भी रहा होगा, पर फिर भी हम एक बात समझा दें यहाँ पे। अगर कोई पौधा पानी में रहता हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लोटस की बात हम लोग करते हैं, लोटस, तो इन पौधों को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मतलब वाटर, तो और फाइट्स मतलब प्लांट्स। तो हाइड्रोफाइट्स हम लोग क्या बोलते हैं, किन पौधों को बोलते हैं, ऐसे पौधे जो पानी में ही रहते हैं या पानी के ऊपर या पानी के अंदर, तो ये होते हैं हाइड्रोफाइट्स। जैसे कि एग्जाम्पल पे लोटस। मिसोफाइट्स का मतलब होता है ऐसे जीव जो पानी के आसपास रहते हैं, जैसे रोज, ये नियर वाटर, क्योंकि भाई पानी तो सबको चाहिए, तो नियर वाटर, जो नियर वाटर रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मिसोफाइट्स। इसके एग्जांपल है रोज। ज़ेरोफाइट्स जो डेजर्ट में रहते हैं, डेजर्ट हम लोग बोले, या हम लोग बोलते हैं अराइड रीजन्स में, अराइड भी डेजर्ट को ही बोलते हैं। इसके एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है कैक्टस। और लास्ट में है इपीफाइट्स। इपीफाइट्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो किसी दूसरे प्लांट के बॉडी के ऊपर रहना पसंद करते हैं, किसी के ऊपर रहते हैं, ये ऑन टॉप। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं लाइकेन। तो ये एक एडिशनल बात है, अगर ये आपको याद करना तो भी ठीक, ना याद करना हो तो भी ठीक, क्योंकि ये एग्जाम में उतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मीनिंग पता होना चाहिए। ये जो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन है, जैसे हाइड्रोफाइट्स, मिसोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स और इपीफाइट्स, ये किए गए हैं वो कहाँ रहते इस बेसिस पे।
अगर वो पानी में रहते तो हाइड्रोफाइट्स, पानी के आसपास रहते हैं तो मिसोफाइट्स, एराइड रीजन या सूखे जगह पे रहते हैं तो जेरोफाइट्स, और किसी प्लांट के ऊपर रहते हैं जैसे कि लाइकेन तो एपीफाइट्स। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं क्या फोटोसिंथेसिस बिना सनलाइट के हो सकता है। तो बिल्कुल आंसर तो हम लोग इसका जान ही रहे पहले से, इसका आंसर है नो। इसका अगर हम आंसर करें तो इसका आंसर होगा नो, फोटोसिंथेसिस बिना सनलाइट के कैसे हो सकता है, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस में जान ही रहे फोटो मीनिंग क्या होता है, लाइट होता है। पर एक कंडीशन है यहाँ पे, कंडीशन एक सवाल का एक कंडीशन ये है से हम क्या दिए हैं, आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट, कोई अगर ये कहे क्या हम आर्टिफिशियल लाइट में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कोई अगर कहे आर्टिफिशियल लाइट, आर्टिफिशियल लाइट में क्या हम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हमारा भी एक कंडीशन है, आंसर हाँ कब है, जब ये जो आर्टिफिशियल लाइट है ये खास वेवलेंथ में हो। वेवलेंथ का मतलब ये है, यस, इफ इट इज इन द वेवलेंथ, किस वेवलेंथ में होना चाहिए, तो ये वेवलेंथ होना चाहिए 400 से लेके 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10 के पावर -9 मीटर। अब ये जो वेवलेंथ वाली है, ठीक है, जैसे 400 से लेके 700 नैनोमीटर वाली, इसे हम लोग बोलते हैं पार, PAR, पार। पार का मीनिंग क्या होता है, पार का मीनिंग होता है फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अगर कोई भी आर्टिफिशियल लाइट अगर इस वेवलेंथ के रेंज में होती है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में, तो वो क्या कर सकती है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी लाइटें हैं जो इसको फॉलो करती है, तो ये जो है ये सिंपल है, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट को ही हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे पार। अब व्हाइट लाइट के अंदर हम लोग बात करें तो व्हाइट लाइट के अंदर हम बात कर सकते हैं, व्हाइट लाइट के अंदर होते हैं 7 रंग, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विवियोर से, VIBGYOR। ये जो विवियोर हम लिखे हैं, विवियोर का मीनिंग क्या है यहाँ पे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये सभी जो है ये सब क्या कर सकते हैं, ये सभी ऐसी लाइटें हैं आर्टिफिशियल लाइट जो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। लेकिन इसमें भी अगर हम सीक्वेंस की बात करें से कौन सा सबसे ज्यादा करेगा, तो याद रखिए सभी कोई, व्हाइट लाइट सबसे ज्यादा करेगा, फिर रेड प्लस ब्लू ये ज्यादा करेंगे, और सबसे कम करेगा ग्रीन कलर। इसके पीछे रीजन ये है, ग्रीन कलर बहुतों को ये नजर आ रहा है सर ग्रीन तो बीच में है, तो सबसे जो कम है वो तो वायलेट को करना चाहिए। लेकिन रीजन ये है, पौधों का रंग होता है ग्रीन, और ग्रीन कलर का लाइट अगर हम देंगे भी पौधों को तो वो रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो वो लाइट उनको चाहिए ही नहीं। इसी वजह से ग्रीन कलर से वो सबसे कम क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। थैंक यू एवरीवन वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपको ये जो टॉपिक्स हम बताए हैं ये समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो या कुछ मेरे तरीके में सुधार की जरूरत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर इन बातों को रखें। हम बस चाहते हैं अपने आप को इम्प्रूव करते रहें और बच्चों को हेल्प करते रहें, मेरे दोस्तों को, भाई बहनों को हेल्प करते रहें, ताकि वो बायो से डरे नहीं, बायो एंजॉय करे। बायो वैसे भी हमारे बारे में बताती है, प्लांट्स के बारे में बताती है, तो बेसिकली हम लोग दुनिया जमाना ना भी जाने तो कम से कम खुद के बारे में तो जान ले। तो ये बायोलॉजी हेल्प कर सकता है आपको जानने के लिए। तो इसी के साथ सभी को जय हिंद, थैंक यू।